हेलो फ्रेंड्स, विस्तृत नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। आपको हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। और हम आपको इसके साथ कुछ फैक्ट भी बताएंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, ठीक। चलिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, बी 1771 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में, डी 1793 ईस्वी में। तो फिर इसका आंसर है ए 1773 ईस्वी में, ठीक। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, ठीक। इसके अंतर्गत क्या था कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे, ठीक। और इसी के अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक। बात करते हैं 1793 ईस्वी की। इसमें एक अधिनियम आया था। इसके अंतर्गत क्या था कि जो कार्यकारी परिषद के सदस्य थे और कर्मचारी थे उनके वेतन आदि अब भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक। और इसके अंतर्गत एक कार्य और किया गया कि कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, ठीक। बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी का कार्य मात्र ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन रह गया था, ठीक। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक। यह चार्टर एक्ट 1833 की बात है, ठीक। अब बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई तथा बजट पर बहस करने और कार्यकारी परिषद से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, ठीक। अगला इसमें है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे पार्लियामेंटो सुधार कहा गया, ठीक। इसके अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, यानी जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते थे और मुस्लिम ही वोट कर सकते थे इस 1909 अधिनियम के तहत, ठीक। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी किप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना, डी कैबिनेट योजना। तो फिर से इसका आंसर है डी कैबिनेट योजना, ठीक। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत की संविधान सभा की गठन हुई, ठीक। कैबिनेट मिशन योजना यह 16 मई 1946 ईस्वी को लॉर्ड बेबल तथा भारतीय नेताओं ने मिलकर इस योजना को तैयार किया था, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज लाना और इसमें भारत के लिए नया संविधान तथा अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य था, ठीक। बात करते हैं साइमन आयोग का प्रस्ताव। देखिए, साइमन आयोग जो था इसकी घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई, ठीक। इस कमीशन का उद्देश्य था कि भारत में जाकर जांच करना कि भारत के लोग जो थे वह संवैधानिक अधिकार के योग्य हैं कि नहीं, ठीक। लेकिन इसमें जो था किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था जिसके कारण इसका बहुत तीव्र विरोध हुआ, ठीक। बात करते हैं किप्स प्रस्ताव की। यह 1942 ईस्वी में जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी थी उसके द्वारा भेजा गया, ठीक। जिसका मानना था कि भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए, ठीक। लेकिन
इसकी जो विरोध किया था वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने किया था, ठीक, जिसके कारण यह फेल हो गया। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना यह 3 जून 1947 को यह योजना प्रस्तुत की गई, ठीक। इसमें भारत तथा पाक के विभाजन तथा 15 अगस्त 1947 को दोनों देशों को सत्ता का हस्तांतरण करना था, ठीक, इस योजना का उद्देश्य। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी.एन. राव, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो फिर से इसका आंसर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया, ठीक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। ओके फ्रेंड्स, और बात करते हैं बी.एन. राव। बी.एन. राव ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक। अगला इसी में है बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था, ठीक, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक, इन्हीं को बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद सदाउल्लाह, सी के.एम. मुंशी, डी गोपाल स्वामी अयंगर। तो फिर इसका आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू, ठीक। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। और इसमें 6 अन्य सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर और कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव और डी.पी. खेतान, ठीक। ये मतलब टोटल 7 सदस्य थे, ठीक, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ये सदस्य नहीं थे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं इसी में, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी बी.एन. राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो फिर से इसका आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू, ठीक। प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था वे जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? फ्रेंड्स, यह पांडुलिखन समिति यानी प्रारूप समिति, ठीक। तो इसका आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू, ठीक। पांडुलिखन समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो बता दिए ना कि पांडुलिखन समिति यानी प्रारूप समिति, ठीक, जिसे पांडुलिखन समिति भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसी में है, भारत का संविधान लागू हुआ था ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो फिर इसका आंसर है ए 26 जनवरी 1950 को, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी में है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ए कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, और बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, सी यह एक शुभ दिन था, डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका आंसर है ए, ठीक। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, ठीक, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें यह घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ठीक। जो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक। और उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12,
ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो फिर इसका आंसर है डी 15। ठीक, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।